हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ उनसे जो कि कन्वर्सेशन के फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी इनके काफी सारे सेशन को ज्वाइन करता हूँ। जी वेलकम जयसान टू माय चैनल। Thank you so much for inviting me today. ओके सो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे जापानीज फील्ड में और बेसिकली जॉब वगैरह अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जी। Sure. My name is Jay Paranspe, and I'm studying Japanese from 2011. And currently, I'm working as a Japanese language bilingual in an IT firm. And also, I run a small YouTube channel and a group which focuses on benefiting Japanese language learners. Uh, yes, that's pretty much it. Thank you so much. ओके, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि जो मैं सभी से पूछता हूँ कि हाँ, आपने जापानीज क्यों स्टार्ट किया और जापानीज ही क्यों, बाकी सारी भी लैंग्वेजेस हैं, एक जापानीज ही क्यों स्टार्ट किया जी। बेसिकली मुझे मेरा है ना, जैसे कि कई लोगों का एक मोटिवेशन होता है कि एनीमे अच्छा लगता है इसलिए जापानीज स्टार्ट किया, या फिर कुछ और अच्छा लगता है इसलिए जापानीज स्टार्ट किया। बट फॉर मी देयर वाज अ वेरी स्ट्रेंज, आई वुड से स्ट्रेंज कनेक्शन बिटवीन मी एंड जापान फ्रॉम चाइल्डहुड। मुझे जापानीज चीजों को लेकर काफी अट्रैक्शन था। मतलब जैसे कि उनका कल्चर, ट्रेडिशन, एनीमे तो बाद में आया। So हम्म। because of that, I started learning karate, which is a Japanese martial art. वो करते करते मुझे और इंटरेस्ट बढ़ते गया उसमें, एंड आई थॉट कि हाउ अबाउट इफ आई स्टार्ट स्टडिंग जापानीज। मुझे जो देश से, जिसके कल्चर से, ट्रेडिशन से इतना प्यार है, अगर मैं वो भाषा सीख लेता हूँ, देन आई कैन कनेक्ट बेटर विद दैट कल्चर एंड ट्रेडिशन. So that's the reason I started studying Japanese in 2011. ओके सो काफी लंबे टाइम से आप जापानीज फील्ड में हो। इसी का एक अच्छा पॉइंट है कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को गाइड कर सकते हो, आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, मैं उसका काफी बड़ा फैन हूँ और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है उस काम से। आपकी वीडियोस, आपके जो इवेंट्स होते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो इन इवेंट्स के पीछे क्या मोटिवेशन रही आपकी कि आपने क्यों स्टार्ट किए ये इवेंट्स? और मैं देखूं तो कोई नहीं कर रहा है इस तरीके के इवेंट, इवन मैं भी नहीं कर रहा हूँ। एक टाइम की फाउंडेशन होती है, जो आप काम कर रहे हो वो बहुत ही बढ़िया है। और आपकी इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? अभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ तो आपका बड़प्पन है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। बट मेरा एक ऑनेस्ट थॉट यही है कि जो लोग ग्रो करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए मैं कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करूँ। अब इसके पीछे का अगर मोटिवेशन देखा जाए तो व्हेन आई वाज स्टडिंग जापानीज, तभी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड ये मैं पब्लिकली बोलना चाहूंगा, बट मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। माय सेंसे वाज वेरी गुड, आवर क्लासेस वेर आल्सो वेरी गुड, बट जो हम लोग बोलते हैं कि क्लासमेट्स के साथ जापानीज में बात करना वगैरह, सो नो वन वाज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इन जापानीज। ठीक हम्म। है। तो मैं क्या करता था फिर कि मैं कुछ शैडोइंग करता था, घर पे आके आईने के सामने बात करता था जापानीज में। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि मैं मतलब पागलों जैसी हरकतें कर रहा हूँ, खुद के साथ बात कर रहा हूँ, बट आई थॉट कि नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ वी डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट वी शुड क्रिएट वन। और मैं जो वो स्ट्रगल से गया हूँ ना, सो आई डोंट वांट द न्यू लर्नर्स to go through the same struggle. So for that reason I have created this platform, ताकि कोई बंदा या बंदी कल को ये ना सोचे, डीमोटिवेट ना हो जाए कि भाई मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, मैं जापानीज छोड़ देता हूँ। सो दिस विल बी अ फेलियर फॉर मी एज अ जापानीज लैंग्वेज लवर. So that's the reason I have created this platform. ओके, Yeah. बहुत ही अच्छी बात करी एक आपने कि हाँ, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे। और रियली जब तक मैं उस एनवायरनमेंट में नहीं आया तो मुझे तब तक पता नहीं चला कि मैं हाँ जापानीज बोल सकता हूँ। हमें कभी प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं। जब तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे जो भी आपने यहाँ पे लर्न कर रखा। तो रियली एक चाहिए तो जरूर चाहिए कि जहाँ पे आपकी कोई बात सुने जापानीज में बातें करने के लिए। वैसे तो टीचर्स बोल देते हैं, जैसे मैं भी बोल देता हूँ अपनी क्लास को
कि यार जापानीज में बातें किया करो ग्रुप में, ऐसा ग्रुप बना लो अपने, जापानीज में बातें करो। बट नहीं, जब तक एक लीडर नहीं होगा तब तक वो ग्रुप किसी काम का नहीं है, वो अपनी मर्जी करते रहेंगे। बट हाँ, एक जिस हिसाब से आप काम कर रहे थे, तो मैंने देखा है कि हर एक जो पर्सन है वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है कि हाँ यार, मेरी मुझे अच्छे तरीके से बताने वाले, गाइड करने वाले बहुत लोग हैं। तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, और इवन मुझे भी काफी मजा आता है इस काम को देख के। नहीं, ओके। एक बात करना चाहूंगा, एक छोटी सी। जनरली क्या होता है कि काफी लोगों को बात करनी होती है जापानीज में, एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को कॉन्वर्जेशनल लेवल की जापानीज आती होती है, बट दे हैव द फियर। उन्हें डर रहता है कि सामने वाला, एक तो उन्हें डर रहता है कि वो कुछ गलत बोल दे, ठीक हम्म। है। दूसरा डर उन्हें ये रहता है कि सामने वाला उनको जज करे। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा ये वीडियो के थ्रू कि आप भले ही गलती करो, बट अगर आप गलती कर रहे हो तो एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, ठीक है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कब? अगर गलती करोगे तो ही आप ये कर पाओगे। और मैंने ऐसा ये प्लेटफॉर्म में ये स्ट्रिक्टनेस रखा है कि कोई भी किसी को जज नहीं करता। इफ यू हैव समथिंग यू कैन कंट्रीब्यूट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ करेक्ट कर पाओगे तो प्लीज हेल्प द अदर पर्सन। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये डर हमें निकाल देना चाहिए कि कोई हमें जज करेगा। सी, पीपल विल जज, ओके, मीन्स आउटसाइड इफ यू गो पीपल विल जज, बट अगर वो लोग जज कर रहे इसलिए तुम खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, सो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। सो हम हमारा गोल एकदम क्लियर रहना चाहिए। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल XYZ अभी कॉन्वर्जेशनल स्किल्स हमें इम्प्रूव करना है, तो नो मैटर वॉट वी शुड डू वॉट एवर वी कैन। हम्म। सो वही कि यार, मिस्टेक करनी तो सबसे खूबसूरत चीज है, लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल चीज है मिस्टेक करनी। बट हमारा सराउंडिंग्स हमारी ऐसी हैं कि वो मिस्टेक्स को बहुत नेगेटिव बताते हैं। इवन एक मैं देख रहा था मोटिवेशनल स्पीकर की, जैसे जो अपने फेसबुक के फाउंडर हैं, जकरबर्ग, वो बोल रहे थे कि यार, जितनी मिस्टेक्स करनी है ना लाइफ में कर लो, क्योंकि एट द एंड वो तुम्हें फायदा दे के जाएंगे। वही है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें मिस्टेक्स को ब्यूटीफुल माना जाए, उससे बढ़िया चीज और हो ही नहीं सकती ग्रोथ के लिए। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी कन्वर्सेशन बढ़ जाए, मतलब मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊं, एक फ्लो होता है, थॉट्स मेरे अलाइंड हो, मैं थॉट्स जो है बहुत स्मूथली बोल पाऊं। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, नहीं, मैं जो चीज बोल रहा हूँ मैं वो बहुत स्मूथली बोल रहा हूँ, जैसे लाइन से लाइन जोड़ के मेरी लाइन बनती जा रही है, मैं अटकू ना। तो इस चीज को हम्म। करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे हमको, क्या एक तरीका बताओ। हाँ, अभी इसके लिए एक ऐसा है, पता है कि यू जस्ट हैव टू, लाइक मैंने पहले भी बोला कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो उसमें ऐसा नहीं है कि आप कभी भी टेक्स्ट बुक में से पढ़ के खुद का कायवा इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज अ स्पीकिंग स्किल। तो स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए स्पीकिंग ही करना पड़ता है, जैसे कि लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए लिसनिंग करना पड़ता है। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम लोग एनिमे देखेंगे तो स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। नहीं, you will understand the grammar patterns or the vocabulary, advanced vocabulary, that is fine, but that does not mean that you can speak। जब मन में तुम लोग बात कर पाओगे वो चीज, बट जब मुंह से वो वर्ड्स नहीं निकलेंगे ना, तब पता चलेगा कि भाई सिर्फ एनिमे या फिर ड्रामा सुन के कुछ नहीं होने वाला है। फॉर दैट यू नीड टू डू फ्यू थिंग्स, लाइक फर्स्ट इज शैडोइंग। अगर तुम्हारे पास कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ तुम जापानीज में कॉन्वर्स कर पाओ, सो मतलब हो ही सकता है कि हर एक के पास एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नहीं रहता है। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रैक्टिस शैडोइंग। अभी शैडोइंग करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं पर्सनली क्या करता था वो मैं बताता हूँ। मैं जैसे ही घर पे आता था क्लासेस में से, उस दिन जो हमें जो दोक्काई में पैराज होते थे या फिर कुछ डायलॉग्स वगैरह होते थे, सो मैं वो ही सेम डायलॉग्स आईने के सामने खड़े होके रिपीट करता था। ऑल्सो मैं न्यूज़ न्यूज़ चैनल या फिर जैसे कि NHK वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स है, वो रेफर करता था, फिर एनिमेज रेफर करता था। उसमें जो डायलॉग्स है ना, वो उसी तरीके से बोलने को ट्राई करता था। क्या हो जाता है कि वंस यू गेट यूज टू इट ना,
इनिशियली तुम्हें वो इंटेंशनली करना पड़ता है. पीपल विल से यू आर कॉपिंग दैट. ठीक है, इनिशियली हर एक कॉपी करता है. जब लोग बोलते हैं कि आप कॉपी कर रहे हो, तभी हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम जब बच्चे थे, ठीक है, छोटे बच्चे थे, जब हम बात करना सीख रहे थे हमारे मदर टंग में, तब भी हम कॉपी ही कर रहे थे दूसरों को, अपने एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनको. सिमिलरली हम जापानीज में अगर बच्चे हैं, वी आर जस्ट बिगिनिंग अवर जर्नी इन जापानीज, इट्स फाइन इफ यू आर कॉपिंग. एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि बाद में तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं, वो नेचुरली फ्लो आ जाएगा. सो आई थिंक that is one of the way. Also try to find someone who you can speak in Japanese with. Okay, कैसा होता है, शैडोइंग का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि एक लेवल तक तुम्हें वो बेनिफिट देगा, उसके बाद बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसके रीजन है, शैडोइंग में क्या होता है, यू विल जस्ट स्पीक, यू विल जस्ट स्पीक स्पीक स्पीक. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं था. रियल लाइफ में यू स्पीक, देन द अदर पर्सन रिप्लाइज, देन यू हैव टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड अगेन रिप्लाई ऑन दैट. So मुझे लगता है कि you should find someone who you can speak in Japanese with. Yeah. ओके हाँ, जैसे आपने बताया कि शैडोइंग एक लेवल पे आके कर देती है, बट इवन उस लेवल पे पहुंचना भी थोड़ा डिफिकल्ट है. उस लेवल पे पहुंचने, अगर कोई ऐसा सोचे मैंने तो 3-4 दिन शैडोइंग करी है और मैं उस लेवल पे पहुंच गया, तो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी. आपको कम से कम 1-2 महीने शैडोइंग अच्छे से करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कर रहा हूँ शैडोइंग, अभी भी मेरी कंटिन्यू है. और मैंने रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी चीज पता चली मुझे शैडोइंग में. वो मैडम बता रहे थे कि एक्चुअल में आप बोलना चाहते हो वो चीज, बट आपके माउथ को नहीं पता है, आपके माउथ के जो मसल्स है ना उसको नहीं पता है कि उसको कैसे बोलना है. तब आप अटकते हो. सो आपके ये जो मसल्स है ना, अगर ये दर्द कर रहे हैं ना शैडोइंग के बाद, तो समझ लो कि आप सही ट्रैक पे हो. क्योंकि आपके मसल जो है वो पहचानते हैं कि किस चीज को कैसे बोलना है. तो जितना प्रैक्टिस करोगे, मसल्स को आदत बन जाएगी. तो जब आपका फ्लो होगा जैपनीज में, बहुत ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा और अच्छे से निखर के आएगा वो. ओके. Right. सो हाँ. ओके. सो एक चीज और मैं पूछूंगा कि क्या क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए, स्पेशली कन्वर्सेशन के लिए. आई थिंक सब फेस करते हैं, तो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे और आपने उनको काउंटर कैसे किया? अगेन सेम थिंग, मतलब जो मैंने पहले बोला था कि जब मैं सीख रहा था जापानीज, आई डिड नॉट गेट दैट एनवायरनमेंट वेयर पीपल यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ मी इन जापानीज. कैसा होता था कि अगर मैं जापानीज में बात करता था तो माय क्लासमेट्स अनफॉर्चुनेटली यूज्ड टू थिंक दैट मैं मेरे सेंसे को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं मतलब मुझे थोड़ा बहुत अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं वो शाइनिंग मारने के लिए कर रहा हूँ. सो दैट वाज काइंड ऑफ थिंग विच रियली डीमोटिवेटेड मी कि भाई अगर हम लोग खुद से कुछ ट्राई कर रहे हैं तो पीपल आर नॉट अलाउिंग यू टू डू सो. सो मैंने सोचा कि नहीं, अगर किसी को जापानीज में मेरे साथ बात नहीं करनी है, दैट इज फाइन, इट्स देयर चॉइस, बट आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मुझे मेरी जापानीज इंप्रूव करनी है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मुझे इंप्रूव करनी है. एंड दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग on internet. I watched a lot of YouTube videos how to do things, and after that मैंने shadowing start की. shadowing के साथ साथ मैं anime dramas भी देखता था. Basically you can say I surrounded myself with Japanese whole time. That is, मुझे अगर गाने सुनने का मन करता था, I used to listen Japanese songs. न्यूज देखने का मन करता था, Japanese न्यूज, शिनबुन भी पढ़ता था मैं. Okay. तो ये सब करके ना, मतलब एक मैंने एनवायरनमेंट तैयार कर लिया. मतलब भले ही मैं जापान में नहीं हूँ, बट ऐसा मुझे लगने लगा कुछ समय बाद कि मैं जापान में ही रह रहा हूँ. राइट. तो वो मैंने एक आर्टिफिशियल जो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो बोलते हैं वो मैंने क्रिएट किया खुद के लिए. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन जापानीज. या. ओके. सो जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये इस जो जापानीज फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं, आप क्या सोचते हो कि हाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या ग्रोथ है इस फील्ड में? सबको ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जापानीज लैंग्वेज? ओके, अभी इसके दो आंसर है, दोनों मैं देता हूँ. ठीक है, अभी सबसे पहले इफ समवन होप्स कि भाई मुझे सिर्फ बहुत सारे पैसा बहुत कमाना है, इसलिए मैं जापानीज. बट स्टार्टिंग जापानीज और एनी अदर स्टार्टिंग एनी अदर स्किल, लर्निंग एनी अदर स्किल फॉर दैट सोल रीजन, वो ही सिर्फ रीजन के लिए अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो ना,
तो तुम बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। मतलब हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग N4 N3 करके N3 करके रुक जाते हैं, क्योंकि N3 के बाद जॉब्स मिलते हैं वैसे। सो आजकल तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिया, अभी N3 नहीं, अभी N2 रख दिया है उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए। बट फिर लोग वो चीज एक बार अटेन हो जाता है ना, उसके बाद वो रोक देते हैं। ठीक है, अगर उनका मोटिव सक्सेसफुल हो रहा है, इफ दे आर गेटिंग अ गुड पैकेज, दैट इज फाइन, बट दैट डज नॉट गारंटी दैट दे विल इम्प्रूव मोर इन देयर लैंग्वेज स्किल्स। तो वो एक है। सो अगर तुम्हें जापानीज में सच में इंटरेस्ट है, एंड देन इफ यू वर्क ऑन दैट ना, तुम बहुत आगे तक जाओगे। एंड ऑफ कोर्स अर्निंग इज अ पार्ट, अर्निंग तो करना ही है ऑफ कोर्स, बट उसमें फिर आगे तक तो जाओगे, एंड ऊपर से तुम्हारा मतलब अर्निंग जो होगा वो भी काफी अच्छा होगा, एंड तुम्हारा लर्निंग भी कभी स्टॉप नहीं होगा। ओके, सो वही है कि अगर आप अर्निंग के बेसिस को सोच के जाते हो, बेसिकली यार जो भी पढ़ता है हम उसकी एक बार सिचुएशन को देखें तो हाँ ठीक है, वो चाहते हैं कि यार कोई जॉब लगे, तो हाँ ठीक है अगर आप अर्निंग के बेसिस पे जा रहे हो। बट एक बार जब आप वहां पे चले जाते हो तो एक उसी फॉर्मेट में आपको सारी की सारी चीजें हर रोज मिलती है। अगर उसी एक चीज फॉर्मेट में आप चल रहे हो हर रोज, तो ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है। सो आपको साइड टू साइड जैपनीज का खुद से फोकस करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। इवन मेरे राइट। खुद के जो दोस्त हैं वो भी जॉब करते हैं, और उन्होंने मेरे को बताया कि बस एक ईमेल चेक करना है, उनको आदत पड़ गई है। अब सबकॉन्शियसली वो ईमेल चेक कर लेते हैं, एक्चुअली आदत पड़ चुकी है। बट राइट। उससे आगे क्या, एक ईमेल चेक करा वही 100 दिन करोगे, सेम वर्क, क्या ग्रोथ होगी, कुछ भी नहीं। जब तक आप अपने नहीं। एफर्ट्स, जो टाइम आप हम्म। फ्री हो उसमें नहीं लगा रहे हो, तब तक ग्रोथ नहीं होगी। तो हाँ, मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ सभी को कि यार ठीक है पढ़ो, जो भी करो, बट जापानीज में और ग्रोथ करते रहो। बिकॉज आपको एक जगह पे अटकना थोड़ी है, जाके पूरी लाइफ वहीं पे थोड़ी रहना। आपको ग्रोथ करना है, ग्रो करना है, जापान भी जाना है आपको। हो सकता है इवन यूएसए और कंट्रीज में भी जापानीज के अराउंड काम मिले, तो आपको ग्रो तो करना पड़ेगा उसके लिए। ओके। राइट। तो ये कैसा है पता है एक्चुअली, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एक चीज एक टाइम के बाद है ना, मुझे वो जो चीज मैं कर रहा हूँ वो सेम सेम चीज करना होता है, राइट। तो वो इजी लगने लगता है, वो इजी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जापानीज स्किल इंप्रूव हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं रिपीटेटिव सेम चीज कर रहा हूँ इसलिए मैं उसमें ग्रो हो गया। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है सीखने जैसी। एक जापानीज में कहावत है, ई नाकानो कावाज ताई यो शिराज, जिसका मतलब कुएं का जो मेंढक होता है उसे लगता है कि कुआं ही उसका पूरा दुनिया है, हम्म। कोई समुंदर है। तो सिमिलरली हमें ये सोचना चाहिए कि भले ही हम कितना भी जॉब में अच्छा परफॉर्म करें या कुछ भी करें, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ जापानीज लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज, नॉट ओनली जापानीज, कोई भी तुम लैंग्वेज सीखते हो, लैंग्वेज इज अ वास्ट थिंग। राइट। तो जितना करोगे उतना कम ही है वो। अभी हमें भी कितना खुद का मदर टंग के बारे में नहीं पता होगा, काफी सारी चीजें, राइट। तो ये तो फॉरेन लैंग्वेज है। तो मुझे लगता है हमेशा हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि हम लोग ग्रो करें, एंड ग्रो करते करते अगर कोई हमें लड़खड़ाता दिखे कि जिसको हेल्प की जरूरत है, सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी अ हेल्पिंग हैंड टू देम। दैट्स व्हाट आई थिंक। राइट। और उसको वन पॉइंट मोर, उसको हेल्प की जरूरत भी है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं है, ठीक है उसका चल रहा है काम और हम जाके उसको कर रहे हैं यार चल चल कर मेरे साथ आ, ऑफ वही है। कोर्स उसका और वो विलिंगनेस होना चाहिए। बिलिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि if he or she doesn't want any help, and if we go, then it will be like a jama, it will be like a hindrance, obstacle for that person. So राइट। अगर we find that someone genuinely needs, then we should be there, ऐसा मुझे लगता राइट। वही है, जिसको हेल्प चाहिए, जरूरत है, तो वो ज्वाइन कर सकता है, वो आके अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकता है। है। तो राइट। जैसा कि आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप बता सकते हो स्टूडेंट्स को कि कितना इसमें अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, और आपको कितने लेवल तक की जापानीज मिनिमम आनी चाहिए अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, और प्लस आपको कोडिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग कि अगर आप एज अ बाइलिंगुअल, प्योर बाइलिंगुअल जाना चाहते हो कोई भी आईटी कंपनी में या कोई भी दूसरे कॉर्पोरेट में, सो N2 लेवल इज मैंडेटरी। okay, business level, that is, it is mandatory to enter in any corporate. अगर आप
आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड है, टेक्निकल स्किल है, तो आप अगर N4 N3 भी रहते हो तो भी आपको काफी अच्छा जॉब मिल सकता है. सो दैट इज अ बाइलिंगुअल इंजीनियर व्हाट वी से, मतलब जिसको लैंग्वेज भी आता है बेसिक लेवल का एंड ऑल्सो टेक्निकल स्किल्स भी है. अभी टेक्निकल स्किल्स में लोग कंफ्यूज जाते हैं कि क्या क्या करना है. ऐसे देखा जाए तो आईटी सेक्टर काफी वास्ट है, उसमें काफी सारी चीजें हैं करने जैसी. बट इफ आई हैव टू guide you with the kind of technologies which are associated with Japanese, मतलब जापानीज के साथ काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, तो वो है SAP, कोई भी क्लाउड सर्विस एज्योर या फिर AWS, फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली पाइथन के रिलेटेड के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है जापानीज के साथ वो काफी अच्छे हैं. तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो थिंक टू परस्यू देम. सिर्फ एज अ बाइलिंगुअल एक्सपर्ट जाना है कोई भी कंपनी में तो N2 इज रिक्वायर्ड, बट आई वोंट रेकमेंड दैट बिकॉज अभी कुछ सालों बाद वो जो प्योर बाइलिंगुअल वाले अपॉर्चुनिटीज है वो मुझे नहीं लगता रहेंगे, क्योंकि जो वर्चुअल ट्रांसलेटर्स है, डिजिटल ट्रांसलेटर्स है, गूगल ट्रांसलेट, Yandex, DeepL, तो ये सब ट्रांसलेटर्स काफी एडवांस होते जा रहे हैं. एंड देयर विल बी अ टाइम, ऑफ कोर्स ह्यूमन ट्रांसलेटर्स को कभी ये नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी. तो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन जापानीज लैंग्वेज, इफ यू लव जापानीज लैंग्वेज, of course you can do your certifications, you can continue your studies, but उसके साथ साथ आप अगर कोई आईटी का कोर्स कर लेते हो तो that will be very beneficial for you, not only your profession but overall your personal life as well. मतलब प्रोफेशनली तो आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड ऊपर से आपका तो जापानीज का स्टडीज आप पर्सनली कंटिन्यू कर ही सकते हो आगे जाके. या ओके, सो सिंपल जापानीज लैंग्वेज को सीख के अगर आप बाइलिंगुअल करना चाहते हो तो उसकी अभी तो चलो अपॉर्चुनिटीज हैं, बट फ्यूचर में थोड़ा सा कम हो जाएंगी. प्लस अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस जापानीज के बेसिस पे आप जाते हो तो बहुत ही वाइड एक एरिया है जहाँ पे आप काम कर सकते हो. इवन वो कंपनीज आपको जापान खुद से ही भेज देती हैं और राइट सीधा जापानीज कंपनीज में आपको डायरेक्ट जॉब भी मिल सकता है अगर आप ढूंढोगे तो. ओके, राइट. नेक्स्ट वो नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन इज, जी जी जी, जैसा. ओके. तो सीन ऐसा है कि अभी कुछ साल पहले अगर आप देखो अपने पेरेंट्स के जमाने में जब लोग टाइपराइटर्स यूज करते थे, ठीक है, तो बाद में कंप्यूटर्स आए. जब कंप्यूटर्स आए उसके बाद जो लोग ने सीखने की चाह रखी, दोज हु अडेप्टेड टू दैट चेंज, वो लोग के जॉब रह गए, जो लोग नहीं सीख पाए वो लोग के जॉब चले गए. सो सिमिलरली जैसे आप जापानीज कर रहे हो उसके साथ अगर आप प्रोग्रामिंग का कोई भी आईटी स्किल नहीं सीखते तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज पहले का जमाना अलग था, अब जमाना अलग है. पहले के जमाने में ऐसा था कि मास्टर ऑफ वन जैक ऑफ नन रहेगा तो भी चलेगा, बट मास्टर ऑफ वन होना चाहिए. एक में स्पेशलिटी कर लो, बाकी कुछ नहीं आ रहा है तो भी चलेगा. बट नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड. अभी ऐसा है कि मास्टर ऑफ नन रहेगा तो भी चलेगा, बट जैक ऑफ मेनी होना चाहिए. मतलब एक चीज में स्पेशलिटी नहीं करोगे ना, एक बार चल जाएगा, बट काफी सारे चीजों का बेसिक बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए. सो आई थिंक कि दैट वे यू कैन रिमेम्बर कि हमें काफी सारी चीजें साइड बाय साइड सीख के रखनी है फॉर अवर फ्यूचर. या ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई जापानीज सीखना शुरू कर रहा है अभी तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए आप क्या गाइड करोगे उसको, अगर कि ये कर ये मत कर, ऐसा कुछ? सबसे पहले फाइंड द राइट पर्सन टू टीच यू जापानीज, राइट क्लास टू टीच यू जापानीज, बिकॉज अगेन बाहर हम लोग काफी सारे फ्रॉड केसेस सुन रहे हैं. फ्रॉड केसेस इन द सेंस कि बोला जाता है कि आप 1 लाख भरो, 1.5 लाख भरो एंड फ्रॉम N5 to N1 वी विल कवर योर होल पोर्शन. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. ऑल्सो ये भी एक चीज बोला जाता है कि N5.1, N5.2, N5.3 ऐसा कुछ चीज नहीं होता है. इंटरनेशनल लेवल के अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो N5, N4, N3, N2, N1 5 ही लेवल होते हैं, ठीक है. तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले अगर आपको जापानीज सीखना है, डू योर रिसर्च, ठीक है. एंड बाय रिसर्च आई डोंट मीन दैट ओनली चेक ऑन गूगल और गूगल के रिव्यूज देख के डिसाइड करो, नहीं. गूगल के रिव्यूज देखो, दैट इज फाइन. गो टू द क्लास, विजिट योरसेल्फ, ठीक है. या फिर चेक समन लाइक अभी विशाल सान काफी अच्छा जापानीज सिखाते हैं.
सो यू कैन बी 100% श्योर कि विशाल सान के पास या फिर कोई भी है, जैसे कि अभी विशाल सान है, शिवम सान है, तो ये लोग पता है कि अच्छा ही जेन्युइन ही सिखाएंगे, क्योंकि फीडबैक हम लोग देखते हैं, राइट? So I think you should first research and then you should enroll for the class. राइट। ओके सो ये तो हुआ ज्वाइनिंग का। सो सही में मुझे भी ऐसा सुनने को मिला है कि इतने इतने पैसे भी मांगते हैं लोग जापानीज पढ़ाने के बेसिक। सो उनसे आपको बच के रहना है, और जेन्युइन टीचर आप पहले वहां पे जाओ, डेमो क्लास हर कोई दे देता है, लेके देखो और फिर ज्वाइन करो। इवन मैंने अपनी क्लास में जय सर को एक बार इनवाइट भी किया हुआ है, उनको पता है कि हाँ स्टूडेंट्स के फेसेस पे क्या है, उनमें मोटिवेशन है कि नहीं है, उनको कुछ आता है कि नहीं है। सो यस। सो हाँ, एक और क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड। क्या हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते? क्या हमें टीचर से ही पढ़ना चाहिए? अगर टीचर से पढ़ रहे हो तो क्या बेनिफिट्स हैं, और सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे हो तो क्या बेनिफिट्स हैं, और दोनों के एक वीक पॉइंट्स क्या हैं? जी। अभी सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम लोग कोई भी चीज सीखते हैं, नॉट ओनली जापानीज, लाइफ में कोई भी चीज सीखते हैं, तो हमारा तो इंडिया का, भारत का ट्रेडिशन ही है कि गुरु परंपरा जो बोलते हैं, ठीक है? तो कोई भी चीज तुम लाइफ में कर रहे हो ना, तो मतलब जो कुछ बड़ी चीज कर रहे हो, तो किसी के गाइडेंस के बगैर, मेंटोर, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग मेंटोर मेंटोर बोलते हैं, तो मैं कहूंगा कि गुरु के बगैर कोई भी चीज इतने आसानी से मिलती नहीं है। अभी कुछ लोग होते हैं जो जीनियस होते हैं एंड हार्ड वर्किंग भी होते हैं। इन दैट सिनेरियो they are exceptions. In that scenario they can self study and do many things. बट अगेन उसका डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है, एक ये है कि जब आपको कोई सिखाता है ना, तो आपको उसमें टाइम बचता है। जब आप खुद से करते हो ना, तब आपको सेम चीज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप समझ नहीं पाओगे, समझ पाओगे, बट आपको काफी टाइम लगेगा रिसर्च करने में। आपको 10 मटेरियल ढूंढने पड़ेंगे, 10 वेबसाइट चेक करने पड़ेंगे। तो उसमें आपका वैल्यूएबल टाइम ये होता है। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट अगर आपके पास टाइम की कमी है, जैसे कि आप अगर कुछ वर्किंग कर रहे हो या कुछ कहीं पे पार्ट टाइम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो वो केस में आपको वहां पे पूरा अटेंशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सेल्फ स्टडी में। सो आई थिंक फॉर दैट सिनेरियो what a person can do is that he can enroll with a good teacher, एंड अगर उसके पास टाइम है तो सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट अगेन दो चीजें होनी चाहिए, दोनों एक साथ होनी चाहिए। एक, ही हैज टू बी जीनियस, ठीक है, एंड दूसरा, ही हैज टू बी हार्ड वर्किंग। सिर्फ एक होगा तो भी नहीं चलेगा। ओके। देन ही कैन सेल्फ स्टडी डेफिनेटली। सेम। जैसे कि मुझे पता है आप सेल्फ स्टडी कर चुके हो, विशाल सान। बट सो मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी वो टीचर्स ने करवाई थी। अगर मेरा बेस स्ट्रांग ना होता तो मैं शायद सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाता, यस। क्योंकि N5 N4 इज बेसिक। जब आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना, तब आपको थोड़ी मैदान के बारे में, पिच के बारे में पता तो हो, खेलना तो वहीं पे है। तो एक हम्म। बेस स्ट्रांग हो गया, बाकी आपको एक क्लिक मिल गया, तब आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इवन इसी के बारे में मैं सेम चीज बताना चाहता हूँ आपको। बेशक मैंने N3 में सेल्फ स्टडी की हो, N2 में सेल्फ स्टडी की हो, बट मुझे बहुत टाइम लगा है, बहुत। मतलब आप सोचो, जब लोग बोर हो रहे थे कोरोना में तो मैं स्टडी कर रहा था। तो मैंने क्या किया, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया स्टडीज में। मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा हूँ। मेरे पढ़ने का टाइम मैक्सिमम 8 घंटे 10 घंटे ऐसा जाता था कोरोना में। तो अब ये भी देखो कि सेल्फ स्टडी की है, बट बहुत एफर्ट्स लगा के करी है। इवन मैं लिसनिंग का टाइम अगर इसमें इंक्लूड कर दूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक स्टडी ही है। जब कोई आप देख रहे हो कोई जापानीज में चीज, तो मुझे N3 को करने में बहुत टाइम लगा है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। करने को कर लोगे, नो प्रॉब्लम। बट जब अभी मैं वही N3 अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो एक चेंज बहुत ही बड़ा है कि उनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं एक बार बताया, समझ गए। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, आपको 10 जगह से देखना पड़ेगा, फिर जाके समझ लगेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करूंगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वो कितनी ज्यादा अच्छी एक चीज होती है। और ऐसा मुझे लगता है कि जिन बुक्स को मैंने चार चार पढ़ के समझा ना, चार चार बार पढ़ के समझा, उसको मैं एक ही बार में समझा देता हूँ। तो ये कितनी
कितना टाइम बचता है इसे आप अंदाजा लगा सकते राइट, एग्जैक्टली। हैं। ओके, सो जैसन, एक कोई लास्ट मैसेज आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, कोई उनके लिए जो जापानीज स्टडी कर रहे हैं उनको हेल्प करें जी। तीन चीजें बताना चाहूंगा क्विकली। एक, हैव द राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन विथ यू। ठीक है, कुछ क्यों जापानीज सीख रहे हो, व्हाई यू स्टार्टेड स्टडिंग जापानीज और व्हाई डू यू वांट टू स्टडी जापानीज। ये अगर अगर आप दिमाग में रखोगे ना कंफर्म, तो उससे आप काफी आगे तक जाओगे। ठीक है। सेकंड, से नो टू द क्रिटिसाइजर्स। ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में सामने वाला अपने को बताता है कि क्या गलती हुआ है, एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में सामने वाला नहीं बताता है, ही जस्ट टॉन्ट्स यू, जस्ट ट्राइज टू पुल यू बैक। सो कीप अवे फ्रॉम दोज पीपल। ठीक है, तो ये दो हो गया। एंड तीसरा, विशाल सान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज काफी अच्छा अच्छा कंटेंट आता है। एंड आई रियली विश यू all the best, Vishal San, for you to continue this kind of thing, and please don't stop because you are inspiration for many people. थैंक यू जैसन। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जैसन का अपना एक चैनल है जिसपे वो कन्वर्सेशन के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट डालते हैं। अगर आप देखोगे एक एक करके तो आपको आइडियाज मिलेंगे कि जापानीज को कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे कन्वर्सेशन करनी है, क्या क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं जो आप कॉपी पेस्ट ही कर सकते हो, सीधा वहां से उठाओ, आप सीधा अपने स्पीकिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो उनके चैनल का जो नेम है, लिंक है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज जरूर चेक करना। और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल फॉर दिस कोलैबोरेशन जैसा। Thank you so much for inviting me. ओके, सो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।